तो ये कन्वर्जेंट प्रूव करने का है कि log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, केवल और केवल इस एरिया में, किस एरिया में, -1, नहीं, हाँ, -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के लिए बात कर सकते हैं। अगर हमने सेंटर पॉइंट 0 को माना है, सेंटर पॉइंट 1 को मानते तो फिर ये थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाती, पता ही है आपको। सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस अगर 1 होता तो मॉड ऑफ एक्स -1 लेस देन 1, थोड़ी इधर उधर शिफ्टिंग हो जाती, 0 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ एरिया आता, फिर हम वहां पे बात कर पाते कि log ऑफ 1 प्लस एक्स इसके बराबर आएगा उस रीजन में। ठीक है, जहाँ पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज तो ये सीरीज क्या ही देगी, इनफाइनाइट वैल्यू देगी ना। तो फिर उस एरिया में फंक्शन कैसे डिफाइंड हो सकता है, जहाँ पे फंक्शन किसी एक्स वैल्यू रख रहे हो। मान लो आप, वैसे तो x इज इक्वल टू 3 रखो, x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन देता है वैल्यू log ऑफ 1 प्लस 3, यानी log 4। लेकिन जब आप यहाँ पे 3 रखते हो तो आपको पता चलता है कि ये सीरीज तो कुछ ऐसी आ रही है, मतलब इस सीरीज की वैल्यू तो कन्वर्जेंट है ही नहीं, 3 raised to power n/n। तो फिर इनमें कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती। कंपैटिबिलिटी होगी तो सिर्फ इस एरिया के लिए होगी, इस रीजन के लिए होगी। फिर वो रीजन जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इसलिए होता है ताकि हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकें कि ये कब सीरीज के बराबर आ रही है, सिर्फ इसलिए। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट मान के स्टार्ट करेंगे, उसकी नेबरहुड में देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पे ये वैलिड है, जो भी हमने एक्सपेंशन निकाली है। ठीक है, और टेलर सीरीज का जो कहते हैं ओरिजिन है, वो मैंने आपको बताया ही था, टेलर पॉलिनोमियल्स से होता है। पहले टेलर पॉलिनोमियल्स आई थी, उसके बाद हमने जब जनरलाइज किया पॉलिनोमियल्स को, उनकी इनफाइनाइट डिग्री तक हम ले गए, तब वो टेलर सीरीज बन गई जो ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू देती थी। मतलब log x एग्जैक्टली इक्वल टू ऐसे इनफाइनाइट सीरीज के बराबर आ जाता था, लेकिन कोई भी फाइनाइट पॉलिनोमियल एग्जैक्ट वैल्यू तो देती नहीं है। तो टेलर पॉलिनोमियल्स का ही कंसेप्ट है जिसको एक्सपैंड करके यहाँ तक आए। ठीक है, ओके मैम। क्लियर हुआ कि नहीं एकता? यस मैम। ठीक है, हमें वैलिड देखना पड़ेगा, वैलिड रीजन कौन सा है, तभी हम फंक्शन की बात कर पाएंगे कि फंक्शन इस सीरीज के बराबर है। वैलिड रीजन फिर हमें उसी से पता चलता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज से। ठीक है, मैम आपने हमारा रिजल्ट देखा? हाँ, बहुत खराब रिजल्ट था, 1 नंबर आया था 23 में से। हाँ मैम। और नैनेस का? उसके 3 मार्क्स हैं। हमने वो खुल कर देखा? वो दिक्कत है उसमें ये आ रही है कि कुछ क्वेश्चंस काउंट नहीं हुए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन ही काउंट नहीं हुआ मैम, अच्छा, न्यूमेरिकल को छोड़ के। तो फिर आप खुद कैलकुलेट कर लो ना मार्क्स, मैंने तो किए नहीं है। वो कैसे पता चलेगा क्या दिया था ना दिया था? वो आप 2 दिन आगे दिया मैम। तो आपका रिस्पॉन्स तो है, मेरे पास तो रिस्पॉन्स है, आपके पास आपका रिस्पॉन्स नहीं पहुंचा है। मतलब आपके पास आपने जो वो आंसर फिल किया है, ए बी फिल किया, तो ए बी पहुंचा नहीं आपके पास, नहीं, जो मैंने ईमेल दिया है आपको। नहीं पूछा। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैं कोई और तरीका निकालूंगी। आज सुबह भी मैंने मेल किया है, मुझे लगा आज पहुंच गया हो शायद। चलो वो ठीक है, मैम वो पहले जिस तरह एग्जाम लेते थे ना उस तरह भी ले लो मैम, हाँ इस तरह उससे मत ही ले लो। लेंगे, उससे अच्छी तरह ले लेंगे। हाँ टाइमर मैम, वाला अभी ये सिस्टम नहीं रख रही हूँ मैं, नया लेकिन वाला सिस्टम जैम वाले बहुत खराब है मैम। जैम वाले सिस्टम की तरह ले लूंगी। लेकिन पता चल जाए मुझे, अगर मेरा अफोर्डेबल होगा तो मैं उसी तरीके से सिस्टम बना दूंगी, आपके जब आगे टेस्ट हुआ करेंगे ना, जैम वाले अफोर्डेबल मतलब तरीके से। वो भी खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ेगा और क्या, गूगल फॉर्म तो ये फ्री है। ये, और ये आपने खरीदा? कल जो लिया था ये खरीदा? यहाँ ये खरीद भी सकते हैं, अभी तो मैंने बेसिक प्लान ही यूज किया था, वो फ्री था। अच्छा अच्छा, मत खरीदो मत खरीदो ये नहीं, इसका। हाँ, खरीदने वाली थी पहले मैं, फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। ऐसे तो मैम इसको तो नहीं ये खरीदेंगे। वाला, आप मतलब आप जिस तरह लेते हो ना इस तरह कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जैम वाला तो मॉक टेस्ट देंगे ही, जो हम्म, उनका हाँ ऑफिशियल वो तो मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट होगा। देंगे ही, बिल्कुल। और यही वो जो आपने बोल रखा ना 2 3 एक क्वेश्चन सेट खरीदने का, हम्म, तभी वो शायद इस तरह ही करेगा, तो प्रैक्टिस तो हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं आती ना किसी को, जो मैं पहले तरीके से लेती थी? नो मैम, कितना अच्छे तरीके से लेते हो आप, कितना खूबसूरत तरीके से। ठीक है, क्या बकवास कर रहा हूँ तब से। बस बहुत हो गया अब। पढ़ाई पे वापस आओ। मैम ग्रुप पढ़ा दो, काफे में ये रिलेशन फिलेशन मत, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानेश को इसमें डाउट आ रहा था, वो तो आया नहीं, इसको मैं बाद में कराऊंगी लास्ट में, ठीक है? अब ग्रुप पे आते हैं। हाँ, पता नहीं कहाँ चले ग्रुप जाते ग्रुप हैं, पढ़ा दो। एकदम जिंदगी। पंक्चुअल नहीं है बच्चे। बाकी वो तो उसमें नोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ के समझ जाओ। एकमात्र पंक्चुअल मैं हूँ मैम। कुछ ज्यादा ही हो। हाँ मैम। तो देखो, अब आते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन पे। सुना होगा आपने नाम, बाइनरी ऑपरेशन। हाँ सुना यस हुआ है। मैम। बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। फिर से एक फंक्शन की बात आ गई। एक ऐसा फंक्शन जो दो एलिमेंट्स अपने अंदर लेगा। जैसे एक मशीन की बात की जाए, एक जूसर की, जो गाजर और क्या बोलते हैं उसको, मूली डाल दो, मूली, हाँ, गाजर और और जूस मूली बना डाल दो। देते हैं। इनको ऑपरेट करके निकलेगा यहाँ पे कुछ, क्या निकलेगा? कोई एक जूस निकलेगा। गाजर और मूली का ही जूस निकलेगा, हमने गाजर और मूली डाली है तो ये जो जूस है, ये रिजल्टिंग एलिमेंट है। मतलब आपने दो एलिमेंट्स डाले इस मशीन के अंदर, एक्स डाला, उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या है कि उसको मशीन में डाला, उसका जूस निकाल रहे हैं किसी प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसेस लगाया और वाई के साथ ऑपरेट किया, और रिजल्टेंट एक ऑपरेशन, एक एलिमेंट आपको मिला, से एक्स वाई जो भी मिला। जैसे कि आप 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आपको एक रिजल्टेंट एलिमेंट मिलता है, विच इज 6। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन पे एक कंडीशन है। कंप्लीट डेफिनेशन ये नहीं है जो मैंने बताई, कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन के टर्म्स में अगर हम इसको समझें, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एस क्रॉस एस से एस तक डिफाइंड है। यानी S1 S2 एलिमेंट्स लेता है ये एस क्रॉस एस से, टपल टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना, उस पे एफ अप्लाई करता है, और मतलब रिजल्टेंट एक, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। हाँ, रिजल्टेंट एक एलिमेंट देता है, जो एलिमेंट वापस एस सेट का ही आना चाहिए। ठीक है, ये एस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। इसीलिए फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, एस क्रॉस एस से एस तक। जो एस क्रॉस एस के एलिमेंट्स लेगा, मतलब दो एलिमेंट्स उठाने हैं, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स लेने पड़े। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने कल पढ़ा भी था, आप जानते भी हो। दो एलिमेंट्स उठाए, उन पे ऑपरेशन लगाया, और रिजल्टेंट एक कोई भी एलिमेंट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटीजर्स की बात की जाए, z क्रॉस z से z तक, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है? एडिशन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है, a कॉमा बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो आप क्या जवाब देंगे? यस। यस। ओके। क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन? और क्या रुको ये मैम। एक बाइनरी ऑपरेशन है? अच्छा। मीन्स कौन कौन से यस बाइनरी यस नो। ऑपरेशन? यस यस नो, सबको यही लग रहा है। ये एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, दो इंटीजर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इंटीजर ही आएगा। लेकिन दो इंटीजर्स को जब डिवाइड किया जाता है तो रिजल्टेंट एक इंटीजर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप 2 और 3, दो इंटीजर्स ले लो, इन पर ऑपरेशन लगाओ, एफ अप्लाई करो, तो क्या आएगा? 2/3, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो कोडोमेन से बाहर निकल गया, मतलब ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना। तो बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है क्या होता है, क्लियर? ये बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की डेफिनेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और टर्म है जो समझना ज़रूरी है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में आप क्या जानते हो? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कहाँ चले गए सब लोग?
क्या बात है, मेरा नेट ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे लगा मैं गायब हो गई थी, एकता गायब हो गई थी शायद। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत? एक हिंट दे तो बोल दूंगा, याद नहीं आ मैम, रहा। जी स्टार को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये हाँ, स्टार को एल्जेब्रिक, आपने एग्जांपल दे दिया, तो कुछ डेफिनेशन बताओ इसकी, कि इसमें मैम, इस कुछ सेट में आ रहा है। प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन निकल के आ रही है। एक सेट डाल दिया आप लोगों ने, एक ऑपरेशन डाल दिया आप लोगों ने, और कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज डाल दी जिसको सेट ऑफ एक्सियम्स भी बोला जा सकता है। बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारा कम में काम चल जाता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? इन सब का कॉम्बिनेशन। एक सेट चाहिए, हाँ मैम। सेट के साथ एक ऑपरेशन चाहिए, एक ऑपरेशन या एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, 2 3 ज़्यादा 4। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम फील्ड पढ़ते हैं, याद होगा आपको, फील्ड पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ऐसे 2 ऑपरेशन पढ़ते हैं। अब ये फील्ड क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके पास 2 ऑपरेशन है, और इन 2 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं इस सेट ऑफ एक्सियम्स। क्लियर हो गया? एक सेट चाहिए, कुछ ऑपरेशंस चाहिए, सेट पर डिफाइंड होनी चाहिए, और उन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में सेट के एलिमेंट्स कुछ सेट ऑफ एक्सियम्स सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रुप की ही डेफिनेशन अगर मैं हल्का सा बता दूं, वैसे तो ग्रुप की डेफिनेशन बाद में भी आएगी, तो सबसे मतलब आसान स्ट्रक्चर यही लगता है, मुझे लगता है सबको। ग्रुप इज अ सेट डिफाइंड ऑन अ कुछ ना कुछ ऑपरेशन पे डिफाइंड होता है। ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसके एलिमेंट्स 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। पहली, कि अगर x और y जी में है, तो x स्टार y भी जी में होना चाहिए। ये कुछ ना कुछ बाइनरी ऑपरेशन जैसा आपको लग रहा होगा, कि 2 एलिमेंट्स हैं, उन पर जो ऑपरेशन लगाया वो भी उसी सेट में आए, ये वाली एक्सियम। इसको बाइनरी ऑपरेशन भी बोला जाता है, क्लोजर मतलब मैम प्रॉपर्टी बोला टोटल एक्सियम्स को क्या बोलेंगे? एक जाता है। लाइन में, एक लाइन में क्या बोलूंगा? सेट ऑफ एक्सियम। सेट ऑफ एक्सियम्स, सेट ठीक है ऑफ सर, मतलब प्रॉपर्टीज, आपको प्रॉपर्टीज जो बोलना को है बोल सेट ऑफ सकते हैं। एक्सियम्स बोलते हैं। हाँ, भी बोलते हैं, आपका मन है प्रॉपर्टी बोलो, हाँ मैम। ठीक है, ऐसे रिस्ट्रिक्ट मत हो कि हम एग्जाम्स ही बोलेंगे, ठीक है, पता होना चाहिए एग्जाम्स का मतलब क्या है। कुछ आइडेंटिटीज भी बोला जा सकता है, एग्जाम्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, पता ही होगा आपको, ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ा बहुत सब नहीं पढ़ा होता है ग्रुप। तो ये 4 प्रॉपर्टी जब कोई सेट सेटिस्फाई कर देगा, एक ऑपरेशन को अपने साथ मिला के, मतलब इस एक सेट था, उसने अपने साथ एक पार्टनर लिया और उसके साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस बना लिया, और बिजनेस में 4 रूल्स रख लिए, उस बिजनेस का नाम रख दिया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, एक जी ने कर रखा है, एक एफ ने कर रखा है, एफ का बिजनेस बड़ा है, एफ हो गया अपना मार्क जकरबर्ग हो गया, इसने फेसबुक बना लिया, इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा हैं पार्टनर्स, प्लस और डॉट, तो इसका बिजनेस बड़ा है, तो इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बड़ा है, ऐसे सोच सकते हो। ना वो ठीक है, मैम टाटा है, वो मार्क जुकरबर्ग नहीं है। क्या है क्योंकि टाटा? हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं ना, तो अच्छा, देसी बिजनेसमैन का नाम लो। देसी, देसी बिजनेसमैन, तो फिर कोई छोटा सेट लेना पड़ेगा। अंबानी का नाम ले लो, एफ को अंबानी मान लो, ठीक है। हाँ, मान सकते हो, आजकल अब दिन आते हैं, उसका ही चल रहा है। हम्म, उसी का सिक्का चल रहा है ना। हाँ मैम। तो फिर और आपको ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो एफ को मोदी मान लो, इसको मोदी कैबिनेट मान लो, मोदी कैबिनेट हाँ के मैम, कुछ मंत्री हैं, ये अच्छा बनेगा। है ना। पर उसमें मतलब बदल जाते हैं ना पार्टी के लोग, इसलिए ज्यादा बैठेगा नहीं इसमें। हाँ, उसमें बदलते रहते हैं, तो बदलते तो सब में ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बिजनेस में क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो बिजनेस से हम रिलेट हाँ कर मैम। सकते हैं कि एक वो उनका कोड ऑफ ऑनर होता है कि हमें यही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। और पार्टीज में क्या होता है, एक बोलता है एक होता है, तो इसमें रूल्स फॉलो नहीं होता, जैसे इसलिए उसको इस छोड़ दो। क्लास में कोई रूल फॉलो नहीं होता, बच्चे खूब हाँ मैम। बातें करते हैं हद से ज़्यादा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को
एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से मैप कराने वाला फंक्शन है, वो ये भी एक फंक्शन है। मैम इसको अच्छे से डेफिनेशन से लिखा दो। हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन तो लिखी हुई है, मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ। हाँ मैम। लेट अस सपोज एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ए ले लेते हैं। ए, इस पे ऑपरेशन लगा है *1। दूसरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं बी, इस पे ऑपरेशन है *2। क्या बात है, आज 2 बच्चे गायब हैं क्लास से। तो एक मैप डिफाइन करें हम, जो इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर पे मैप करा रहा हो। देखो, मैपिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, मैपिंग सेट्स के बीच में होती है, इसलिए मैपिंग A to B ही होगी। अब पूरा स्ट्रक्चर उठा के यहाँ रख देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, नहीं। मैपिंग तो सेट्स के बीच में डिफाइंड होती है, फंक्शन सेट्स के बीच में डिफाइंड होता है, लेकिन जो जिस रूल से डिफाइन होगा, ये खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ये फंक्शन। अगर वो नहीं करेगा तो ये होमोमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। वो खास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए के कोई 2 एलिमेंट्स लिए जाए, A1, इसका ऑपरेशन *1 है, ये ध्यान रखना। या मैं क्या ले लूँ, ए और ए प्राइम ले लेती हूँ, ए और ए प्राइम। *1 ऑपरेशन के साथ 2 एलिमेंट लिए, तो वो उधर जाके किस तरीके से ऑपरेट होंगे, f(a) *2 f(a'). इसको ये भी बोला जाता है ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। एक ऐसा मैप जो ऑपरेशंस को प्रिजर्व करके रखता है। इधर ऑपरेशन लग रहे थे, मैप लगाया, इस पर लगा, इस पर लगा, और जो ऑपरेशन उधर लगा वो उसका ऑपरेशन है। सॉरी, प्रिजर्विंग मैप क्यों है ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप? क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ पे लग रहा है ये ए का ऑपरेशन था, ए वाले स्ट्रक्चर का, और ये वाला ऑपरेशन बी वाले स्ट्रक्चर का है। तो ये एक ऐसा मैप है जो ऑपरेशंस को प्रिजर्व करके रखता है मैपिंग करने के बाद, तो इसको ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप भी बोला जाता है। जो फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे उसको ऑपरेशन मतलब इस प्रॉपर्टी को ऑपरेशन प्रिजर्व प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। होमोमॉर्फिज्म या ऑपरेशन प्रिजर्व, कभी ये दोनों बातें आ जाए तो दोनों बातें सेम है। जैसे मतलब कि मैम जो एप है उसको होमोमॉर्फिज्म बोले के? हाँ, एफ को होमोमॉर्फिज्म बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको, बड़ा ही और फेमिलियर मैम एग्जांपल लगेगा आपको। और 2 क्वेश्चन है मैम। हम्म, मैम ये जो ए और ए प्राइम है, ये ए का बंदा है, ए का ए बंदे सेट का। हाँ, और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए प्राइम, ए बी का बंदा है। यस, ये अच्छा। बी के हैं, ये एलिमेंट्स ए के हैं, और ये जो ऑपरेशन है ये A, *1 का है, और ये किसका है? वो तो दिख इसको रहा है, स्टार्ट 2 का है। ऑपरेशन से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ऑपरेशन से अलग बता दिया गया है आपको कि उसका ऑपरेशन अलग हो सकता है, उसका कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, डजेंट मैटर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, हाँ, मतलब एक सेट ऑफ मैट्रिसेस लेती हूँ, n×n मैट्रिसेस लिए, स्क्वायर मैट्रिसेस, उनको R तक एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। एक मैपिंग डिफाइन करते हैं मैट्रिसेस के सेट से रियल नंबर्स के सेट तक, और इसके अंदर हम, क्योंकि मैट्रिसेस का सेट है डोमेन में, तो क्या डाल सकते हैं, बिल्कुल मैट्रिसेस डाल सकते हैं। तो ये मैप डिफाइंड है इस तरीके से, f(a) = डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, वेल डिफाइंड मैप है, कोई दिक्कत नहीं है। हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो कुछ ना कुछ आना ही है। अगर मैं यहाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डाल के डिटर्मिनेंट डालने की कोशिश करती, एफ मैप को डिटर्मिनेंट के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश करती, तो आप कहते हैं मुझसे कि ये वेल डिफाइंड मैप नहीं है कि नहीं? और एक बार बता दो मैम। मैंने कहा कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अच्छा। अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होती तो ये बात पूरी तरह सही नहीं होती ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। अब सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या ये एक, इसका ऑपरेशन मैं मान लेती हूँ, इसका ऑपरेशन वैसे क्या ही होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही लेके चलो। डोमेन का ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वैसे तो ऑपरेशन उस पर भी ज़्यादा है, उस पर भी एडिशन है, इस पर भी एडिशन है, पर आपको कौन से ऑपरेशन में रहना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और कोडोमेन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, अब आप चेक करो एक बार क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। और दूसरी तरफ यानी कि क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ ए डॉट बी क्या एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी के बराबर है। यहाँ पे डॉट किसका है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये, और ये वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर जैसे मल्टीप्लाई होती हैं वो वाली मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी बात, अगर ये मैप इस तरीके से डिफाइंड हुआ होता तो अब क्या ये होता, क्या बोलते हैं उसको, अगर उधर भी हम वही ऑपरेशन लेते एडिशन, ये वाला मैट्रिक्स एडिशन, दोनों के प्लस सेम दिख रहे होंगे भले ही, लेकिन ये मैट्रिक्स एडिशन है और ये स्केलर एडिशन है यानी रियल नंबर्स का एडिशन, तो क्या ये होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। केस 1 एंड केस 2 कौन सा होमोमॉर्फिज्म है कौन सा नहीं है, क्या दोनों है क्या दोनों नहीं है। मैम मुझे तो लग रहा है दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, ठीक है, और निकालो। चलो इधर चेक करते हैं एक बार राइट हैंड साइड पे। अगर हम एफ ऑफ ए प्लस बी की बात करें तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। और अगर हम एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी की बात करें तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो क्या ये दोनों कभी इक्वल आएंगे, मतलब ये दोनों कभी इक्वल आएंगे, आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हमेशा इक्वल आएंगे, नहीं मैम। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए डैश बिलोंग्स टू ए होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी तभी होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो क्या केस 2 में जो मैप है वो होमोमॉर्फिज्म है। नहीं मैम। अच्छा, केस 1 वाला, केस 1 तो हो जाएगा। केस 1 हो जाएगा। मैम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होगा ना ये तो। स्केलर मैट्रिसेस, स्क्वायर। हाँ तो मैट्रिसेस स्क्वायर है ना, वही तो मैंने शुरुआत में फोकस किया था उस पे, डोमेन क्या है। अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होती तब तो मैप ही वेल डिफाइंड नहीं होता, मैपिंग ही गलत हो जाती है डिटर्मिनेंट वाली। ओके समझ मैम। रहे हो मेरी बात, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस पे तो डिटर्मिनेंट ऐसे मैप ही नहीं डिफाइन कर सकते हैं, वो वेल डिफाइंड ही नहीं होगा, ऐसी कोई मैपिंग ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिसेस ली गई हैं। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ ए डॉट बी निकालोगे आप तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैप के हिसाब से। और एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी निकालोगे, ये वाला डॉट किसका है, स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या ये दोनों बराबर होते हैं, यस ये दोनों तो हाँ यस बराबर। मैम। मैम। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म है ये, ठीक है, क्लैरिटी आई अब होमोमॉर्फिज्म कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हाँ मैम, थोड़ा यस रुक मैम। जाओ, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कर लो कॉपी, वैसे मैंने नोट्स में लिखा नहीं था ये, कर ही लो। बाकी आगे आपको जब समझ में आने लगेंगी चीज़ें तो इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आगे हम जो काम करने वाले हैं उससे पहले हमें कर लेनी चाहिए, और ग्रुप की डेफिनेशन करने से पहले भी समझ लेनी चाहिए। पर उससे भी पहले एक छोटी सी चीज़ और रहती है, मैं वो करा दूँ। कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, आज और कल के जो बाकी के नोट्स हैं ना वो अपलोड कर दूंगी मैं 5 बजे तक, नहीं पहले ही कर दूंगी, पीडीएफ बनाना है बस, नोट्स तो लिखे ही हुए हैं। ज्ञानेश आपको रिलेशन वाला क्लियर हो गया, वैसे मैं लास्ट में करा दूंगी। यस मैम। ठीक है, वैसे कराने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है,
रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब जो रिलेशंस होते हैं ये केवल एक ही सेट पे डिफाइंड होते हैं, ए टू ए। दो डिफरेंट सेट्स पे ये वाले रिलेशंस की हाँ बात मैम, की जा हो सकती है। गया। ठीक है, अब बात करते हैं और अभी तक कितना हुआ? इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है एक होमोमॉर्फिज्म। दो तीन चीज़ें बताई है मैंने डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और होमोमॉर्फिज्म। आपको इसका रिकॉर्डेड देखना होगा, ठीक है? इसमें रिकॉर्डेड देख लोगे, अभी इस आगे आज की क्लास में इसका इतना कुछ यूज़ भी नहीं है, तो रिकॉर्डेड देख लेना जाके। तो बात करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? शुरुआत से लेकर अब तक मैंने एक ही बात की है आपसे, GCD 1 हो जाए, को प्राइम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फाई एन निकाल लो, फाई 4 निकाल लो, इसके साथ जो को प्राइम है वो निकाल लो। लेकिन अब हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि इसके डिवाइज़र भी तो निकाल के बताओ। 1 से लेकर 4 तक जो सेट है, मतलब 4 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे? क्या 4 से बड़ा नंबर उसका डिवाइजर हो सकता है? इफ x इज ग्रेटर देन 4, कैन x डिवाइड 4? इज इट पॉसिबल? इंटीजर्स में नो। बात कर रहे हैं, इंटीजर में ही बात कर रहे हैं। ZN में जाओगे तो चीज़ें वैसे ही बदल जाएंगी, लेकिन अभी इंटीजर्स में ही बात की जा रही है। तो 4 के डिवाइजर्स निकालने, तो इस सेट में से आपको निकालने पड़ेंगे वो नंबर्स जो 4 को डिवाइड करते हैं। ज़रा जल्दी से बता दो 4 के डिवाइजर्स। 1 2 4। 1 2 4 कितने आ गए? 3 आ गए। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इज डिनोटेड बाय टाउ ऑफ 4, यानी 3। नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल रहे हैं, जैसे हम फाई n निकालते थे, हम यहाँ टाउ n निकालेंगे। टाउ n इज द, लिख लो, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n ग्रेटर देन 0। यस, बस इतनी सी डेफिनेशन है। अभी इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और इसके लिए एक फॉर्मूला लेके आते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछ लेती टाउ ऑफ 280 निकालो, मतलब 280 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स है, तो आपके पसीने छूट जाते, या फिर आप कहते कि नहीं नहीं मैम हमें तो आता है, हमें फॉर्मूला याद है। दो ही बातें हो सकती थी। इसके निकालो 7 8 9, टाउ 9 निकालना जरा। वन 3 9। 1 3 और 9, हाँ डिवाइजर निकालने हैं हमें, तो 1 3 और 9, ठीक है। 3 आ गए, तो कितना हो गया? टाउ 9 3 हो गया, ठीक है। तो अब सीधे फॉर्मूले पे आते हैं कि हम निकालेंगे कैसे इनको डिवाइजर्स को। अगर हमें कोई बोल दे टाउ ऑफ 280 निकालो, तो क्या निकालना आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा। वंस आप एक फॉर्मूले को समझ लो। देखो n अगर 1 होता तो आप क्या करते? टाउ 1 निकालते। टाउ 1 क्या आएगा? 1 टाउ 1 इज 1। n ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे ही n ग्रेटर देन 1 हुआ, n को आप इस तरीके से लिख पाओगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको लिख पाओगे। p2 रेज टू r2, p3 रेज टू r3 एंड सो ऑन, pk रेज टू rk, ठीक है। r1 r2 rk कुछ भी रैंडम पावर्स हो सकती हैं। ये 2 2 1 1 इसलिए यहाँ पे लगाया गया है ताकि समझने में और जो इनकी कोलैबोरेशन है वो अच्छी सी दिखे, बस इसलिए। तो ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है इनका। अब इसकी बात करें एक बार, p रेज टू पावर r1, p1 रेज टू पावर r1, इसके कितने डिवाइजर्स हैं? 2 रेज टू पावर 5 के कितने डिवाइजर्स हैं? एक ही डिवाइजर होगा, वो होगा, सॉरी 3 डिवाइजर होगा। एक होगा 1 2 और वो जो 2 टू द पावर 5। 1 2 2 टू द पावर 5। क्या सब लोग अग्री करें इस बात से? नो मैम। नो मैम। बताओ क्या क्या होंगे? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। 2 की पावर 5, ये सभी इसके डिवाइजर्स होंगे। मतलब 2 की पावर 5 के डिवाइजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 तक चलते जाते हैं। इसी तरह 3 की पावर 4 के निकालने होते तो भी आप इजीली निकाल लेते। मेन बात क्या है, इसके डिवाइजर्स होते हैं 1 p1 p1 स्क्वायर
P1 क्यूब एंड सो ऑन अप टू P1 रेज टू पावर R1। ठीक है, वो नंबर तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो खुद को तो डिवाइड करता ही करता है ना। तो कितने होते हैं किसी P1 रेज टू पावर R1 के डिवाइजर्स? हाउ मेनी डिवाइजर्स? कितने हो सकते हैं? R1 plus R1 plus 1. 1. R1 प्लस 1। इसी तरह P2 रेज टू पावर R2 के कितने डिवाइजर्स होंगे? R2 प्लस 2, सॉरी R2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 1 आएगा, P2 आएगा, P2 का स्क्वायर आएगा, और कहाँ तक आएगा? P2 रेज टू R2। हाँ, P2 रेज टू R2, ये सब आ जाएंगे। तो R2 तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ एक 1 भी डिवाइजर होता है ना, वो भी ऐड हो जाता है, तो प्लस 1 हो जाता है। समझ गए? P रेज टू पावर K के कितने डिवाइजर्स होंगे? P रेज टू पावर K के, P इज अ प्राइम, K plus 1. K प्लस 1। ठीक है, फटाफट अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो। तो प्राइम के ही केस में ऐसा होगा, जब आप प्राइम फैक्टराइज कर लोगे उसके बाद की बात है ये, कि प्राइम का हम देखते ही बता सकते हैं। प्राइम का सब कुछ आसान है, चाहे डिवाइजर निकालना है चाहे उसके को प्राइम नंबर्स निकालने हैं, इसलिए हम सीधे प्राइम में फैक्टराइज करके आगे काम करते हैं। तो इसके डिवाइजर्स हमें पता है कितने आएंगे, आप लोगों ने अभी मुझे बताया। आप लोग मुझे रिमाइंड करवाओ, मैं तो भूल गई कितने थे। इसके कितने थे? R1 plus 1. R1 प्लस 1। इसके कितने थे? R2 प्लस 1। इसके कितने थे? R3 प्लस 1। इसके कितने थे? RK प्लस 1। ठीक है, इन सभी के डिवाइजर्स मल्टीप्लाई होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाले जा रहे हैं। तो सारे केसेस जो होंगे, मतलब इसके भी डिवाइजर, उसके भी डिवाइजर, सबके डिवाइजर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो टाउ एन देंगे। टाउ एन क्या होगा? R1 प्लस 1, R1 सॉरी R2 प्लस 1 एंड सो ऑन RK प्लस 1। वंस आप फैक्टराइज कर लोगे उसको इस तरीके से, उसके बाद की बात है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉर्मूला कैसे आया? ये है फॉर्मूला नंबर ऑफ डिवाइजर्स का। आप एक बार प्राइम फैक्टराइज कर लो किसी नंबर को और फिर उसके डिवाइजर्स निकालो। जैसे कि टाउ ऑफ 20 निकालना है, तो क्या करेंगे? 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 1। यस, यही आएगा। तो कौन कौन से डिवाइजर्स हुए? 1 2 2 स्क्वायर, इसके कौन से हुए? 1 और 5। ये तो हुए ही हुए, इनकी मल्टीप्लीकेशन भी तो डिवाइजर होगी। 2 स्क्वायर इंटू 5 भी तो होगा। ठीक है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो के ये सारे केसेस मल्टीप्लाई होते हैं, 3 इधर से और 2 इधर से। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आती है? यानी कि 2 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6। तो टाउ 20 इज 6। व्हाट इज 520? Eight. 8. टाइम लगा दिया, यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखा तो था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते और निकालते। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि मैम फाई एक कैसे बार निकालना है और टाउ टाउ कैसे 20 निकालना को है। कोई बता दो मैम। टाउ 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी? 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 1। आप करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। 2 2 जा 4 5 जा 20। अब 2 की पावर में जो है बस हमें वो देखना है। 2 की पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 टाइम्स 5 की पावर में 1 है तो 1 प्लस 1। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 20 के मिलेंगे आपको। 3 इंटू 2 6, 6 इज आंसर। आया समझ? हाँ मैम। टाउ ऑफ 100 निकालो और 5 ऑफ 100 भी निकालो। और आपको निकालना है टाउ ऑफ 90,000 निकाल दो।
मैम 200 तो आएगा 9 एंड 500 आएगा 40। 500 आएगा 40, 5000 कितना आएगा? 209 आ रहा है, एक सेकंड। नाइन आएगा। देखो 100 की फैक्टराइजेशन आप ध्यान से देखना, वो होती है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 1000 और 100 की फैक्टराइजेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं? 100 होता है 10 स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर। 1000 होता है 10 का क्यूब। 10,000 भी पूछ लूँ तो भी आप फटाक से निकाल दोगे, 10⁴। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और देखो क्या रिलेशन क्या आता है 500 5000 में। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी बना के चलना होगा ना आपको, कभी फटाक से लिखना हो तो। क्या है? 16 मैम। 1616। 1000 का 5। 5 बोला है क्या मैंने? टाउ निकाल दिया। यस मैम। टाउ तो 16 आएगा, ठीक है। 5 निकालो एक बार। टाउ 90,000 का भी निकालना। 400 आएगा मैम। 400 आएगा। क्या रिलेशन कुछ समझ में आया क्या? यस मैम, 5 10 10 से निकाल। मल्टीप्लाई हो गई। हाँ 5 10 निकालते तो क्या आता? 5 10 निकालते 4। तो 4 आता। 5 10⁻6 निकालते तो क्या आता? 4 की 5 बाद 5 चीजों जीरो आती, मतलब 3 जीरो है तो यहाँ 2 जीरोज आ रही है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएंगी, 4 आएंगी। अरे कितनी आएंगी? 5 आएंगी। 4 लाख हो जाता। तो आसानी से आप देख सकते हो 10 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 10 क्यूब को लिख सकते हो 2 क्यूब 5 क्यूब। इसी वजह से सारा काम हो रहा है। और 10⁻4 को लिखोगे 2⁻4 5⁻4। हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। बड़ी आसान है इनकी करनी तो। 90,000 की कर डालो, बहुत आसान है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी से फटाक से आंसर बताओ मुझे, ताकि मैं, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। हम आशा करते हैं। सम ऑफ अब हमें सम की बात करनी होगी। पहले हमने कोप्राइम वाले नंबर्स का सम निकाला था, पहले फाई एन निकाला, फिर वो नंबर्स जो आते हैं उन सब का सम निकाला जो कोप्राइम होते हैं, वो निकाला था n इंटू फाई एन बाई 2। फिर हमने ये निकाला जिसको टाउ एन बोलते हैं। अब टाउ एन वाले नंबर्स का सम निकालना है, पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम निकालना है, जिसको सिग्मा एन से डिनोट किया जाता है। सिग्मा ऑफ 8 निकालना है अगर हमें, तो कैसे निकालेंगे? $90,000 हो गया सबका? हाँ मैम 25। 25 आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता। मैम 10,000 के बोल रहे हो ना? 90,000। अच्छा अच्छा 90,000। तो बस थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना बचा है। दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग। हम्म। 24,000। 24,000। नहीं नहीं मैम 125 होगा, सॉरी तो 75। 75 होगा। 75 75। 4,000 क्या था ज्ञानेश?
90,000 की क्या बनेंगे पहले तो निकाल लो। 3 स्क्वायर बनेगा टाइम्स 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4। तो आपको 3 इंटू 5 करना होगा आंसर के लिए, है कि नहीं? 75 आ गया। 24,000 कहाँ से आया था? क्लियर हो गया ना सबको? सबका आया? मैम आपने टाउ पूछा हाँ था जी। क्या? 45 अच्छा क्या मैंने पूछा? 5 निकाला था। 5 निकाल दिया। शोल्टा निकालते लिखा हुआ है ना यहाँ, टाउ निकालो। बताओ ठीक है, क्लियर है सबको? मैम एक बार फाई का फॉर्मूला बता दो ना, मैं अभी तक उसको मतलब नोट नहीं किया था कोई बात नहीं, नोट्स शॉर्टकट हैं। में। नोट नहीं किया तो दिमाग में तो नोट कर लेना चाहिए। पी रेज टू पावर एन टाइप का कोई नंबर है तो उसका फाई कैसे निकालेंगे? n-1। वेरी बैड, ये आता है। सॉरी, पी रेज टू पावर एन माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस 1। और इस दो प्रॉपर्टीज का यूज करके फाई निकल आता है। फाई एम एन इज हाँ, इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन, अगर एम और एन का जीसीडी 1 है। ठीक इतना है, घुमा फिरा कर बातें करते हो। मैं घुमा फिरा के नहीं करती, मैं सीधी करती हूँ। अब बात और आती है फाइव फाइव ऑफ पी मतलब p-1 होता है ना? हाँ, वो तो फिर एक पर्टिकुलर केस हो गया ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है दो ठीक है। चीजें याद रखनी है, उससे ज्यादा नहीं। सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। तो मान लेते हैं हमें सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, इसको सिग्मा एन से डिनोट किया जाता है वैसे, सिग्मा एन। हमें निकालना है, मानो 8 के पॉजिटिव डिवाइजर्स जितने भी हैं उनका सम करना है। 8 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं? 1 हो गया, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, इतने ही है बस, 4 ही है। इन सब का हमें सम करना होगा। इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा? 15 15। ठीक है, इन सब का सम। तो ये 15 को भी डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। वो फॉर्मूला कैसे समझा जाएगा? देखो डिवाइजर्स क्या हैं, डिवाइजर्स तो ये थे, कहाँ चले गए? हाँ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात हो रही थी, लेकिन डिवाइजर्स क्या क्या थे? एक सेकेंड रुको, चलो नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी जनरल सा नंबर था, p की पावर्स में p1 रेज टू k1, p2 रेज टू k2 एंड सो ऑन, pk रेज टू r1 r2 rk। ये कोई भी जनरल सा नंबर था। इस नंबर के डिवाइजर्स क्या क्या थे? पहले तो उसकी बात करते हैं। 1 था, p1 था, p1 स्क्वायर था, और अप टू सो ऑन p1 रेज टू r1 था। ये सभी नंबर्स थे। और फिर इसके नंबर्स के इसके डिवाइजर्स क्या क्या थे? 1 p2 स्क्वायर एंड सो ऑन p2 रेज टू r2, जो भी था। ठीक है, इसी तरह सबके डिवाइजर्स आप निकाल सकते हो। सबके डिवाइजर्स अलग अलग निकाल के हमें टोटल n के डिवाइजर्स का सम निकालना है। तो पहले तो इसके सम की बात करो। इन नंबर्स का सम क्या आता है? ये जीपी की तरह सम बन जाएगा, फाइनाइट जीपी। इनका सम क्या आएगा? ऑब्वियसली p ग्रेटर देन 1 वाला केस चल रहा है यहाँ, p1 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका सम क्या आता है? p1 रेज टू r1 प्लस 1 माइनस p1 सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाय p1 माइनस 1। ये होता है इनका सम, इन सभी नंबर्स का सम। जैसे 1 2 स्क्वायर और 2 क्यूब का सम करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट और सम कर देंगे। 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज 16 माइनस 1 15। ऊपर आप सम करके भी देख सकते हो क्या आएगा। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 15। अभी हमने टाउ 8 निकाल के भी देखा था, टाउ 8 यही था। इन्हीं सब का हमने सम किया था टाउ 8 निकालते हुए। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगाना याद आ गया? ये फाइनाइट जीपी का सम है, कुछ नई बात नहीं है। ये फाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है मैंने वो लगाया है। इसी तरह बाकी p1 के तो आपने
डिवाइजर्स का सम निकाल लिया, P2 के डिवाइजर्स का सम निकालो, P3 के डिवाइजर्स का सम निकालो, P4 के डिवाइजर का सम निकालो, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, P2 रेज टू R2 प्लस 1 माइनस 1 P2 माइनस 1 P3 रेज टू। मैम उसको मल्टीप्लाई करना होगा या मतलब उसको सम करना होगा? सम करोगे तो इन सब के अलग अलग आएंगे ना, आपको n के निकालने हैं। जैसे आप n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब है, लेट अस से 5 क्यूब। तो जब आप इसके डिवाइजर्स निकालोगे तो वो क्या आएंगे, 1 2 2 स्क्वायर। इसके डिवाइजर्स निकालोगे 1 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब। इन सबको आप कह रहे हो कि हम ऐड कर दें, तो क्या हमारे पास n के डिवाइजर्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन सबको ऐड कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, लेकिन आपने उसमें एक नंबर ऐड नहीं किया, विच इज 5 इंटू 2 10। वो नंबर रह जाएगा, 20 रह जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे नंबर्स रह जाएंगे। आप जब इनको एडिशन करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंटली सबके जो भी होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा। मतलब एक को उठाओ, इसके साथ बाकी सबको ऐड कर दो। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन है तो एक एडिशन ही। 1 को उठाओ, 1 के साथ बाकी सबको ऐड कर दो। 2 को उठाओ, 2 के साथ बाकी सबको ऐड कर दो। जब आप इनको अलग अलग ऐड करोगे तो 1 2 2 स्क्वायर 1 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, ये सब तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन 5 इंटू 2 10 तो उसमें ऐड ही नहीं होगा। 10 भी तो उसका डिवाइजर है n का, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा आपको। कहाँ चले गए? हाँ मैम। ठीक है ना, इत्मीनान से सोचना। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन ही किया जाता है। पी के रेस्ट पावर आर के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। ठीक है, आपको फॉर्मूला समझ में आ ही गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, फॉर्मूला देखने में डरावना लग रहा है पर है तो आसान ही। मैम एक बार नीचे दिखा दो ना। एक सेकेंड। एक बार नीचे, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, ऊपर वाला चीज दिखा दो। पी के माइनस 1 होगा वो। पी के माइनस 1। नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं नोट्स डाल दूंगी ना, कुछ बेसिक सी चीजें हैं। नोट तो डाल दोगे मैम, पर नोट से मेरे को समझने में तकलीफ होता है, इसलिए नोट करना पड़ता है। थोड़ा सा है तकलीफ दिमाग में। हो गया मैम। तकलीफ तो नहीं हो रही है? कोई और भी नोट करता है? मैम मैं रिकॉर्डिंग में से करती हूँ। अच्छा, और मैं पीडीएफ में से मैम। टाइम मिल जाता है रिकॉर्डिंग देखने का? मैम 2x स्पीड। 2x? 2x पे देखते हो? सीरियसली मुझे हंसी आने वाली है अगर मैं 2x पे समझ नहीं आता हर बात। 1.7 तक अच्छे तरह से हर बात समझ में आता है, और उसके बाद ओवरलैप हो जाता है वर्ड में। स्पीड होती है सबकी अपनी अपनी। प्राची को समझ में आ जाता है, तो मुझे तो हंसी आएगी समझ आने से ज्यादा। उसका दिमाग का संतुलन ठीक है, और हमारा कुछ हिला हुआ है। हाँ, सही बात है। इतना दिमाग में कचरा हो गया ना मैम, एक दिन निकाल दो। मैं निकाल दूँ? कचरे वाले हाँ आते मैम। होंगे आपके यहाँ, उनको कहना निकाल दे। चलो, थर्सडे वाला सेशन को लेकर। अच्छा ठीक है। चलो एक प्राइवेट सेशन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ थर्सडे को, ठीक है। तो टाउ ऑफ 20 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। टाउ निकालना है या फाई निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करो और निकालो। टाउ नहीं मैम, सिग्मा सिग्मा। सिग्मा सिग्मा। लिख रहे हो सिग्मा और बोल रहे हो टाउ, हम कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, 20 को फैक्टराइज करो, 2 स्क्वायर इंटू मैम 5। रुको रुको, हम 30 लोग करते हैं। सिग्मा इसका ऑफ एन निकाल को के क्या बताओ। बोला जाता है? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइसेस। क्या? सिग्मा ऑफ एन, आपने जो नोटेशन बताई उसको क्या बोला जाता है? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 20। ओके मैम।
और मैम आपने जो फॉर्मूला दिया था n/2 पाई ऑफ n, वो क्या था? सम ऑफ को प्राइम नंबर्स टू n। हाँ, सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। को प्राइम तो आगे हजारों लाखों होते हैं ना, इनफाइनाइट को प्राइम नंबर्स होते हैं, ये तो यस मैम। सबको पता ही है। लेकिन विच आर नंबर्स विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। ठीक है, अब इसका निकालना उसके है। लिए पहले क्या मैंने नोटेशन है? किसकी, उसके लिए क्या उसके लिए कुछ नोटेशन है? ऐसी खास नोटेशन नहीं है, उसके लिए यही फॉर्मूला ही बताया गया है बस। ठीक है, बाकी नोटेशन हो तो मैंने तो आज तक पढ़ी नहीं है, कहीं से ढूंढ के निकालना। टाउ सिग्मा ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू 1 कैसे निकालेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 फॉर्मूला लगा देना बस डायरेक्ट, ज़्यादा चिंता की बात ही नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 और 5 रेज़ टू पावर 2, 2 मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, मुझे लग रहा है आपको मिलेगा 42 मिलेगा शायद। 42 आया मैम, 42। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 30 का जल्दी से निकालो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, नोट्स में देखोगे जब आप, टाउ सिग्मा इन सब के निकालने के लिए, सबको निकाल निकाल के देखना। सिग्मा और टाउ के लिए दिए मैंने। फाई भी निकाल लेना उन्हीं नंबर्स का, और n फाई n बाय 2 भी उन्हीं नंबर्स का निकाल लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और आंसर मैच 78। कर लेना एक दूसरे से। क्या आ रहा है? 78। 78 आ रहा है, पता नहीं, देख लेना जरा, मैच करो एक बार निकाल के। सेवेंटी टू आ रहा मैम। यही सही लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मैंने भी 72 लिखा हुआ है। 72 मैम, मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया। जिसका 72 आ जाए वो वापस आ जाए अपनी कहानी पे ग्रुप थ्योरी की। पर ग्रुप थ्योरी भी अभी मैं बेसिकली स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ऐसे ऐसे सेट से वाकिफ कराऊंगी जो आपको आगे जाके पता चलेंगे कि ये तो ग्रुप है। जैसे डाइहेड्रल, जिस किसी ने सुना होगा डाइहेड्रल ग्रुप, सुना तो हो मैम। सुना है तो आज समझ में भी आ जाएगा। आई होप आज ही आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम आज मैं ज़्यादा ले लूँगी, 45 तक ले लूँगी क्लास। और मैम ये n फाई n बाई 2 क्या होता है? ये वो नहीं होता, सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू n, जो GCD 1 रखते हैं n के साथ, अच्छा, उनका सम। उसको n से वो छोटे नंबर्स जो GCD 1 रखते हैं। फाई n दिख रहा है ना, फाई n दिखता ही बस समझ जाओ कि फाई वाला से रिलेट कर हाँ रहा मैम। है। Zn को तो हम सभी जानते हैं, रेजिड्यू क्लासेस होती हैं ये, यानी n से किसी भी दुनिया के नंबर को डिवाइड किया जाए तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल रेजिड्यूज क्या क्या आ सकते हैं, बस और कुछ नहीं है ये। आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, वो रिलेशन को जो 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 एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं उसको, चलो क्लासेस की बात बाद में बताऊंगी। लेकिन हाँ, उस रिलेशन की हेल्प से कोई एक रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन किया जाए। रिलेशन क्या हो सकता है? रिलेशन ये हो सकता है कि आप कोई भी नंबर उठाओ, वो n से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर दे, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है? कोई भी नंबर उठाओ, उसको वो n से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर दे। और रिलेशन क्या हो सकता है? कोई भी नंबर उठाओ, वो n से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे। Zn के रिस्पेक्ट में ये रिलेशंस बना सकते हो आप, है ना। इन रिलेशन के रिस्पेक्ट में जीरो के अंदर हमने एक पूरी क्लास बना दी थी, मतलब जीरो के ऊपर ये जो बार है ये जीरो नहीं है, जीरो अपने अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लेके बैठा है, हमने देखा था। ठीक है, तो जीरो की क्लास में जो एलिमेंट्स आते हैं उसको इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है जीरो की, जो वो सेम रिलेशन सेटिस्फाई करें। मतलब जीरो की क्लास में जो जो एलिमेंट्स आएंगे, क्लास बोला जाता है इसको, आप आगे पढ़ोगे इसको, इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी जब,
तो ज़ीरो के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं इस क्लास में वो ज़ीरो के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो Zn के मैम बाद जो ग्रुप में क्लास की डेफिनेशन होती है वही डेफिनेशन है क्या ये? हाँ, ग्रुप में जो क्लास की डेफिनेशन होती है वही क्लास है ये। ठीक है, इस क्लास को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब इक्विवेलेंस क्लासेस देखेंगे। कुछ अलग नहीं है, क्लासेस रिलेशन सब कुछ सेम है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये सब कुछ आपस में रिलेट करता है, कुछ अलग है ही नहीं। इसका ऑर्डर क्या होता है? n होता है, इसके बारे में हमने सब कुछ देख ही लिया था। दूसरा आते हैं इस पे un पे, जिसकी मैंने फॉर्मल डेफिनेशन अभी तक नहीं बताई थी, अब बता देते हैं। ऑल दोज हम इसको नेचुरल ऑर्डर बोलते हैं क्या? हम्म, आपने क्या कहा अभी? ऑर्डर? ये ना मैम ऑर्डर ऑफ Zn n ऑर्डर बोलते ऑफ हैं, ऐसे Zn, बोलते हैं इसको? सॉरी ऑर्डर बोल दिया मैंने। ऑर्डर तो जो ग्रुप बनेगा तब बोलेंगे। कार्डिनैलिटी, ऑर्डर वैसे इससे डिनोट किया जाता है, ऑर्डर ऑफ Zn। ये ऑर्डर की नोटेशन होती है। ऑर्डर भी वही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती है, पर ऑर्डर स्पेसिफिकली ग्रुप की डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है। जिसको आप ग्रुप बोलते हो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर वर्ड का इस्तेमाल करते हो, सेट के रिस्पेक्ट में कार्डिनैलिटी ही करते हैं, है ना, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। तो ऑर्डर मत बोलो, इसको कार्डिनैलिटी बोलो, मैंने गलती से बोल दिया। कार्डिनैलिटी ऑफ Zn इज n। अभी तक हमने कुछ नहीं देखा इसके बारे में, ये ग्रुप है नहीं है, तो ग्रुप्स में जाने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ सिंपल सी बातें समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। un कैसे डिफाइन होता है? ऑल दोज नेचुरल नंबर्स, इसको आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इस पर हम बड़ी सारी चर्चा कर चुके हैं कल की क्लास में और परसों की क्लास में। वो सारे नंबर्स जो n के साथ GCD 1 दे उनकी कलेक्शन ले लो, पर वो लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको U15 निकालना है तो ज़रा निकाल के बताओ क्या निकलेगा। आपको पता ही है UN क्या होता है। इन्हीं UN के जब कार्डिनैलिटी ऑफ UN देखा जाता है तो आपको याद होगा वही कार्डिनैलिटी तो फाई n आती थी, है कि नहीं? जब मैंने इसके बार लगा दिए थे इधर और उधर, ये कार्डिनैलिटी को डिनोट कर रहा था, याद होगा आपको। तो मैंने फाई n निकाल के डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने पहले फाई n बताया था, अब मैं UN बता रही हूँ। U15 निकालो ज़रा। मैम एक बार बता, एक बार लिखने दो उसको। हाँ लिखो लिखो। मैम कार्डिनलिटी ऑफ UN फाइन की बराबर होता है? हाँ बिल्कुल। फाई n होता क्या है? वो सारे नंबर्स जो n से छोटे या बराबर हो और उसके साथ GCD 1 दें। UN तो वही सेट है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? नहीं नहीं मैम। U15 निकालेंगे तो वो सारे नंबर्स निकल के आएंगे जो 15 के साथ GCD 1 रखते हैं और 15 से छोटे हैं। बताओ जरा, 1 आएगा? बताओ। हाँ बोलो अब। 1 2 4 7 8 11 13 14। और ये ध्यान रखना कि जब आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार फाई n निकाल लेना इसका और देख लेना वहां से कि कार्डिनैलिटी वही आ रही है कि नहीं आ रही है। 4 और 4 8 आई ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। 5 of 3 into 5, कार्डिनैलिटी आप निकालोगे 5 3 into 5 5, बिल्कुल 8 निकल के आएगी। तो यही वो नंबर्स आएंगे जो GCD 1 रखते हैं। तो UN सेट ये बनेगा। अब UN में क्या खास है क्या खास नहीं है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ऑल साफ? आई मीन ऑल क्लियर? यस मैम। ठीक है। वैसे आप ये सोचना, अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैं, कि U15 में अगर क्लोजर होल्ड करवानी है, मान लो इसको ग्रुप बनाना है तो इसमें क्लोजर होल्ड करानी पड़ेगी ना। ग्रुप की एक डेफिनेशन तो हमने देख ली है, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी। अगर इसमें क्लोजर होल्ड करानी है तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्योंकि हर दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन तो बाहर निकल जाएगी इससे,
ज़रूरी नहीं है इसके अंदर आए, जैसे 14 इंटू 13। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम क्लोज़र होल्ड करवा पाएँ, क्योंकि क्लोज़र होल्ड नहीं हुई तो फिर ये U15 यूज़लेस है हमारे लिए। ठीक है, अब आते हैं इस पे, डायहेड्रल सेट पे। अच्छा, एक चीज़ और थी। ठीक है, अब आते हैं डायहेड्रल सेट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, डीएन की डेफिनेशन मैं लिखती हूँ, जो आपको समझ में नहीं आएगी ऐसे डायरेक्टली लिखने से, लेकिन लिखनी तो ज़रूरी है। x रेज टू आई y रेज टू j such that x square is equal to e, y raised to n is equal to e, xy is equal to y inverse x। देखा होगा ये सेट इस तरीके से डिफाइन किया होगा किसी ने कभी आपके सामने, तो आप इसके सामने कभी ना कभी आए होंगे। तो ये होता है डीएन ग्रुप। अब n को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो ये सेट इस तरीके से डिफाइन होता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x और y से जनरेट, मतलब x और y का ही मल्टीप्लिकेशन कर दो ना तो ये सेट जनरेट हो जाता है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। मान लो हमें D4 लिखना है, इसमें इसको क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, इस पे भी अभी हम बात करेंगे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। पर अभी के लिए ये बात समझ लो कि क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, D4 के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो हम वो देखें। जैसे इसके मैम अंदर आइडेंटिटी आएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या लिखा है आपने? y इनवर्स x, y के इनवर्स की भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें फुल नॉलेज नहीं भी है ना तो भी हम एलिमेंट्स इसके लिख सकते हैं। जैसे D4 हमें लिखना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई और वाई की पावर 4 इज इक्वल टू ई का इस्तेमाल करना होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई के हिसाब से क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ई एक्स, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ई और एक्स, एक्स स्क्वायर तो क्या ही हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो फिर वो आइडेंटिटी तो हमने लिख ही लिया, हम सेट बना रहे हैं। उसके बाद क्या क्या आएगा, वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, वाई क्यूब आएगा, वाई की 4 फिर से आइडेंटिटी है वो नहीं लिखेंगे। लेकिन अब एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी आएगी ना, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन डिफाइन की है, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर आ रही है। मतलब एक्स की 0 और 1 पावर, वाई की 0 से लेकर 3 पावर्स तक सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स को फिक्स रखती हूँ एक बार मैं, इसको वाई की पावर से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि देखो एक्स अकेला है, एक्स की मैक्स टू मैक्स 0 पावर हो सकती है या 1 पावर हो सकती है, इसके साथ वाई की पावर्स मल्टीप्लाइड है, वाई रेज टू पावर जे। तो बस एक्स को 0 रख के, तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी से भी मल्टीप्लाई होगा वो आइडेंटिटी ही देता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है ई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। तो अगर आप एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया एलिमेंट मिलेगा एक्स वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से करोगे तो ये एक नया एलिमेंट मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स को वाई क्यूब से करोगे तो एक नया एलिमेंट मिलेगा एक्स वाई क्यूब। इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, ये ग्रुप बनेगा इसका, सॉरी ये सेट बनेगा। और इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हुई इस सेट की, गिन के बताना जरा। 8 हुई। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं अगर आपको ये पूरी तरह समझ में नहीं आया तो। अभी मैं मेन चीज पे आती हूँ कि ये बना कैसे और ये सब है क्या। मैम और एक बार बता दो ना, समझ में नहीं आया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो हम वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे, समझना भी नहीं था ज्यादा कुछ। और एक ये बात आया बताऊं मैम, कैसे, हाँ। वो जो आप U15 वाला बात कह रहे थे ना आप, हम्म वो तो मैम ग्रुप बन रहा है मैम, मतलब ये वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अगर उसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम्म अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो टाइप होगा तो हो जाएगा मैम। मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल होगा तो कौन सा मॉड्यूल होगा ये भी सोचना। मॉड्यूलो 15। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे अभी। मॉड्यूलो 15 हमें मॉड्यूलो ऑपरेशन ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो एलिमेंट्स बाहर निकलते जाएंगे उससे। हाँ ठीक है, मैम वो ये भी तब चेक हम करा। ग्रुप पे आएंगे तब उसकी बात करेंगे, पर मैंने ऐसी एक्सरसाइज दे दी थी आपको। हाँ ठीक है, उसको ही करने लगा था मैम, इसलिए तभी तो समझ में नहीं आया। डांटो मत मैम। एक्चुअली मैम आप जब दे देते हो ना तब अगर वो मतलब खूब करीब करीब लगता है ना तो मैं करने लगता हूँ मैम।
अच्छा, ऐसे ही मेहनत करने लगता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता समझ में नहीं आया। वो दूसरा दोनों तरफ ध्यान देता है। अच्छा, कमाल है भाई। अब आते हैं मेन बात पे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ अभी, क्योंकि हम बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप की बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये हमारी जानकारी में। कंसिडर एक स्क्वायर, कंसिडर करो एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। इस एक्टिविटी को आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बिना बड़े लोगों की गैर मौजूदगी में ट्राई करिए, ठीक है। कैंची पकड़ के एक स्क्वायर नहीं तो काटना है आपको। पीट नहीं तो पिटूनी भी हो सकता है, टूट सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं हो पीटना भी सकता। पड़ सकते हैं। आप अगर इसको अकेले भी ट्राई करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है इस एक्टिविटी को। तो क्या करना होगा आपको, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर काटना होगा और उसके कोनों पे ये लगा देने हैं कुछ निशान। आपकी जो मर्जी है आप वो लगाओ। मैं PWGB लगा रही हूँ। अब आप इसको इस स्क्वायर के साथ क्या क्या हरकतें कर सकते हो ये निशान लगाने के बाद, कि ये दिखने में सेम ही रहे। ये निशान सिर्फ आपको दिख रहे हैं, दुनिया में किसी को नहीं दिख रहे, ये मान के चलना। ये आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे भूत जैसा है जो आपको दिख रहा है और किसी को नहीं दिखेगा। तो या तो मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करूं, इसको ऐसे मिठाई के डिब्बे की तरह समझो। मान लो आपको कहीं से मिठाई की दुकान से मिठाई चोरी करनी है और आप उसमें से एक पीस निकाल लो अंदर से, मिठाई का डिब्बा उठाओ, अपने दोस्तों को दे आओ 2-4 पीस और वापस उसको वही पोजीशन पे रख दो, और वो स्क्वायर डिब्बा है। तो आपके पास थोड़ी बहुत चॉइसेस होंगी कि आप उसको घुमा घुमा के रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर जैसा था वैसा ही रख दो, जिसको मैं R0 बोल रही हूँ, तो वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। मेरे पास चॉइस है कि वो जैसा था वैसा ही रख दिया जाए उसको। अब ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। तो मैंने वैसा ही रख दिया, थोड़ा सा ये ऐसा बन गया, ठीक है। या फिर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करके रख दूं, इसको R90 बोल दिया गया। तो ये जो निशान थे ये तो सिर्फ आपको दिख रहे थे और मुझे दिख रहे थे। तो आपने जब इसको 90 डिग्री रोटेट किया, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस प्रकार होती है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो जस्ट इमेजिन, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा बड़ा कीजिए। ये जो W है ये यहाँ पे आ जाएगा टप्पा खा के, और ये जो P है ये यहाँ टप्पा खा के आएगा, और ये जो B है ये यहाँ जाएगा G की जगह, और ये जो G है ये W की जगह आ जाएगा। लेकिन डब्बा देखने में अभी भी सेम लग रहा है। मिठाई की दुकान वाले अंकल को अभी भी नहीं पता चला कि आपने चोरी की है। तो ये क्या बन जाएगा, W यहाँ पे आ जाएगा और P यहाँ पे आ जाएगा, ये B है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये G है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके दिमाग में आ रहा है, वैसे तो कहीं नहीं आया। मैम रेक्टेंगुलर हो तो पता चल जाएगा। रेक्टेंगुलर होगा तो पता चल जाएगा, उसमें हम अलग तिकड़म लगाएंगे, इसीलिए तो मैंने स्क्वायर लिया है। उसमें हम ऐसे 90 डिग्री नहीं रोटेट कर पाएंगे। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर आप तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं यहाँ क्या लिखना था, W, अरे सॉरी। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको पता है कि आपने निशानों से साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन उसकी पोजीशन अभी भी वैसी है, दिखने में सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही है। अब आपका मन किया कि नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं उठाऊंगा तो मैं इसको 180 डिग्री रख के आऊंगा। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन हम एक ही फिक्स करके चल रहे हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा मैथ भी हमें लाना पड़ता है बीच में। और वैसे भी अगर आप इस डायरेक्शन में भी जाओगे तो फिर वो आपको पता ही है 90 डिग्री 270 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, वो सब बातें। तो अब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये W टप्पा खा के यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये W अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा, और ये जो G है ये P की जगह आ जाएगा, मतलब G यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैं लिख देती हूँ, ये बन जाएगा, अरे दो बार घुमाना पड़ेगा आपको इसको। यहाँ पे मैंने गड़बड़ मैम, लिखी है, वो G जो भी आप R90 कर रहे हो ना, उसको 90 डिग्री घुमा दो। G भी आना है यहाँ पे। हाँ, R90 को 90 डिग्री घुमा दो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा घुमा दो। G, पर पहले ठीक था मैम, वो आप
पहले वाले जो लिखा था ना लेफ्ट हैंड साइड में, एक सेकंड, जी भी है यहाँ पे, जी भी मैं उल्टा लिख रही थी। ये जी भी लिख दूंगी तो मुझे आसानी होगी ना, थोड़ा सा मैं तो चीटिंग भी कर सकती हूँ नोटबुक से, इसलिए और कोई बात नहीं है। ये डब्ल्यू लो ई पी पूरा जी। घुमाना पड़ेगा इस बार। हमने तो दिमागी मतलब दिमाग नहीं, क्या बोलते हैं उसका, मीम्स। घुमा दिया मैंने सब आपको। हाँ हाँ हाँ, मिठाई की वो वाला जो दुकान, पाकिस्तानी मीम्स था ना, वो दुकान वाले क्रिकेट अंकल वाला। को घुमा दिया। वक्त बदल दिया, जज्बा बदल दिया, इस तरह कर तो दिया देखो यहाँ हमने। पे ये डब्ल्यू यहाँ आएगा, 180 डिग्री डायरेक्ट घुमा लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बी यहाँ से और यहाँ से पी की जगह आ जाएगा, तो बी यहाँ पे आ गया। और ये जी कहाँ पे आ जाएगा, ये जी डब्ल्यू की जगह आ जाएगा, जी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पी ही बचा आने को। तो ये बनेगा बी जी डब्ल्यू पी। इसी तरीके से रोटेशंस होती चली जाएंगी। अब अगली रोटेशन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो आप 270 डिग्री भी इसको रोटेट कर सकते हो, मतलब 3 बार घुमाया घुमाया घुमाया, ऐसे रख के आगे, है ना। तो मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये सब एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। इसके अलावा जो ये तो 4 एक्सपेरिमेंट आपने कर ही लिए, इसके बाद 360 डिग्री रोटेशन होगा। अब 360 डिग्री रोटेशन क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग जीरो लगाओगे आप डिग्री। तो आपको पता चलेगा, वो 0 ही डिग्री है। इतनी मेहनत थ्री करने सिक्सटी डिग्री तो मतलब वो पहले वाला जो था वही हो जाएगा। आर 0 ही हो जाएगा ना। इतनी मेहनत करने की बजाय, 4 बार घुमाने की बजाय उसको घुमाओ ही मत, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, है ना। कान उधर से घूम के पकड़ना है दूसरे हाथ से, तो सीधे ही हाथ से पकड़ लो ना, सीधी सी बात है। हम मैथमेटिशियंस तो ऐसे ही बात करेंगे, अगर हमसे कोई कहता है कि हम मैं तो 4 बार घुमा के आऊँगा, हम कहेंगे नहीं नहीं, घुमाने की क्या ज़रूरत है, उसको सीधे 0 रख दो, क्योंकि हमें तो काम कम करने की आदत है। इसलिए हम ये 360 वाला काम तो नहीं करने वाले, सिर्फ 0 डिग्री वाला ही करेंगे अगर इसकी जगह किया तो ये 4 तरीके से रोटेशन आपने कर लिया, और पता चला कि मिठाई वाले अंकल को अभी भी नहीं पता चला आपकी कारस्तानी का। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, इसके अलावा अगर मिठाई का डब्बा ऐसे रखा होता अपनी अच्छी पोजीशन में, PWGB BG जो भी आप बोलते हो, तो यहाँ पे आप एक और काम कर सकते थे, इसको बोलते हैं एच। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसको डब्बे को पलट देते, मतलब ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे आ जाता और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाता, ये हिस्सा नीचे ये हिस्सा ऊपर। कहने का मतलब रोटेशन नहीं करना, पलटना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अब क्योंकि पलटोगे तो आगे का पीछे, पीछे का आगे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे भावनाओं को समझने वाली बात है कि ये मान लो कि इसके पीछे भी पी वाला रिफ्लेक्ट। निशान है, हाँ इसके पीछे भी निशान वही सेम सेम मान लो। अब ये मत सोचने लगना मैंने तो पेपर की एक साइड निशान बनाए हैं पीछे नहीं बनाए, तो पीछे भी बना लो ना। करना रिफ्लेक्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, रिफ्लेक्ट करोगे तो ये PW तो नीचे आ जाएगा और ये G भी ऊपर आ जाएगा। अभी भी अंकल को नहीं पता चला। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी निकाल लेंगे आज। वर्टिकल एक्सिस से भी तो कर सकते थे, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। वर्टिकल एक्सिस से करते तो क्या आता है, जल्दी से बताओ, अब आप बता सकते हो, बड़े बच्चे हो गए हो पी आप। डब्ल्यू के जगह चला जाएगा, डब्ल्यू पी के जगह आ जाएगा, और जी बी के जगह आ जाएगा, और बी जी के डब्ल्यू पी जगह बी जी वर्टिकल बी एक्सिस से जी। रोटेट करना तो और आसान हो गया। अरे एक और काम कर सकते थे इसमें हम ये भी तो कर सकते थे, इसको डायगोनल डायगनल से, बराबर हाँ डायगनल और से भी क्रॉस तो कर डायगोनल सकते थे, बराबर। क्योंकि इसके डायगनल से इसको जब पलटा जाएगा तो ये तो स्क्वायर है, इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ रेक्टेंगल होता तो ज़रूर पड़ जाता। तो ये क्या था, PWGB। डायगनल से इसको करने के बाद, जिसको हम D बोल देते हैं, इसको करने के बाद क्या होगा, P और B तो अपनी जगह रहेंगे, G और W पोजीशन चेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद एंटी डायगनल से भी इसको रोटेट किया जा सकता है। ये तरीका आपने देखा ही होगा गैलियन की बुक में, किसी ने पढ़ी होगी गैलियन की बुक, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैम हम्म। थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैम ये सिलेबस में नहीं आता इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए था कि ग्रुप बना कैसे, इसलिए ये सब बातें आपको बताई गई हैं। जितनी आगे की बातें हैं जो नोट्स में लिखी गई हैं
इसमें लिखा गया है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल की सिमेट्रीज के बारे में आपको खुद देखना है, उसके अलावा मैं अभी कराऊंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, मेरे कहने का मतलब है। कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 4 तो रोटेट किया था और 4 बार रिफ्लेक्ट किया था। रिफ्लेक्ट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, डायगनल एंड एंटी डायगनल, 4 रोटेशंस, 4 रिफ्लेक्शंस। तो इसका जो D4 सेट बनेगा वो सेट ऐसा बनेगा, देखना ध्यान से। R0 आएगा उसके अंदर, R180 आएगा, सॉरी R90 आएगा, R180 आएगा, R270 आएगा, H आएगा, D आएगा, V आएगा, D डैश आएगा। ठीक है, इन्हीं को नए नाम दे दिए X और Y। कैसे दिए गए नए नाम, अब जो मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई थी उसको ध्यान से समझना। रोटेशंस को तो Y बोल दिया गया, रोटेशंस यानी ये जो R है ये रोटेशन है ना, रोटेशन को Y बोल दिया गया। रिफ्लेक्शन को क्या बोला गया, रिफ्लेक्शन को एक्स वाई की जो पावर्स थी, अभी दिखाती हूँ मैं कैसे, वो बोला गया। तो E वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये क्या डिनोट कर रहा है, नो रोटेशन, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फिर 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, 90 पे 90 और फिर 90 यानी 270 डिग्री। क्लियर, ये 4 रोटेशंस हैं आपकी। कोई हाँ मैम। रोटेशन नहीं, एक रोटेशन उसका स्क्वायर कर दिया फिर से 90 डिग्री और क्यूब कर दिया तो 3 बार 90 डिग्री यानी 270 डिग्री। तो ये तो रोटेशंस हो गई। इसके अलावा जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे एक्स यानी एक्स को आप कुछ भी दे सकते हो नाम। आप जब अपना ग्रुप बना रहे हो D4, आप एक्स को हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, आप डायगोनल बोल सकते हो, आप वर्टिकल बोल सकते हो, आप D डैश बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आगे के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने H को, यहाँ पे मैंने H को X बोला है, तो ऐसा मत सोचना कि पता नहीं क्या ही बोल दिया मैम ने, ऐसा क्यों बोल दिया, कुछ नहीं है। किसी भी एक को अपना लेके चलो X, उसके बाद के जो एलिमेंट्स आएंगे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, ये आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों, अब आप कहोगे कि ये तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे पावर्स में आने चाहिए थे, तो अब ध्यान से देखना। मैम अगर एक से स्क्वायर हो जाएगा हाँ, तो वो तो खुद उसको ही दे देगा, एक्स को ही दे देगा। एक्स स्क्वायर तो आइडेंटिटी हो जाएगा ना। हाँ मैम। इधर आते हैं, देखो ये 4 ऑपरेशंस थे, ये 4 ऑपरेशन में खास क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन में, या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम एक्सिस के अराउंड, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन का स्क्वायर कर दिया जाए ना, इसको वापस एच स्क्वायर कर दिया जाए, वापस हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कर दी जाए, तो जो नीचे ऊपर पलटा था ये वापस हो जाएगा ना। फिर से आप इसको रिफ्लेक्ट करके देख लोगे तो पता चलेगा ये तो रिफ्लेक्शन वापस वही आ जाएगा, डब्बा जैसे हमने उठाया था वैसे का वैसे हो जाएगा। जैसे V को एक बार रिफ्लेक्ट किया और वर्टिकल के अराउंड, फिर दूसरी बार जब आप रिफ्लेक्ट करोगे V स्क्वायर करोगे तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह डायगनल, इसी तरह एंटी डायगनल। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब आपका एक काम है, आपको बनानी कंपोजिशन टेबल। इसका इसका ही बनाना है, लेकिन होमवर्क ठीक है है। वो। उससे पहले एक और बात, अब ये एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके दिमाग में, ये होगा चलो एक्स तो एच रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स वाई आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये वाई तो क्या था, 90 डिग्री रोटेशन यानी R90 था, और एक्स था हमारा, एक्स क्या था, एक्स था horizontal. एच। ईच क्या बराबर था, तो ईच जब का आप, ऊपर मतलब 90 डिग्री रोटेट लगा दूंगा। नहीं 90 डिग्री के ऊपर एच रोटेट लगाना है। अगर आप एच 90 डिग्री के ऊपर एच लगाओगे और एच के ऊपर 90 डिग्री लगाओगे, दोनों अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं है कि कम्यूट करेंगे, नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना कि आप पहले बाद में कुछ भी लगा अच्छा, लोगे तो सेम आएंगे। एच इंटू समझ आर गया। 90 अलग चीज है, R90 इंटू एच अलग चीज है। इसीलिए एक्स वाई को वाई एक्स नहीं बोला गया था, एक्स वाई को वाई इनवर्स एक्स बोला गया था, और वाई इनवर्स एक्स होता वाई क्यूब एक्स। तो आप निकाल के जितनी भी चेकिंग आपको आज, जितने भी एक्सपेरिमेंट करने आप सारे करके देखना है इसके अंदर, और आपको जो क्लैरिटी मिलेगी वो अल्टीमेट क्लैरिटी होगी। जितने आपको आज तक कंफ्यूजन रहे होंगे इसके अंदर वो सारे दूर हो जाएंगे जब आप ऑपरेशन अप्लाई कर करके देखोगे। तो H इंटू R90 का क्या मतलब है, पीछे से चलना है हमको, यहाँ से। हम हमेशा पीछे से ही चलते हैं ना। हाँ मैम, मैथ वाला को पता नहीं कि
मतलब किस तरह क्या लिखते चलते हैं, हैं क्लॉकवाइज कौन उर्दू था? की तरह करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज में क्या गलत लिखते हैं? हाँ वही तो। चलो। पता नहीं उसको कौन मैम सिखाए मैम पहले इतना। 90 डिग्री रोटेट करना, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हाँ ऐसे हाँ, करना। कर लो, करके देख लो। ये आएगा पता है क्या, एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई आएगा डी, ये निकल के आएगा आपका डी, मतलब दिस इज इक्वल टू डी आएगा। एक बार चेक कर लो, 90 डिग्री रोटेशन पे हॉरिजॉन्टल वो करते हैं, 90 डिग्री रोटेशन ये है, इस पे हॉरिजॉन्टल पलटेंगे तो बनेगा पीजी ऊपर आ जाएगा, इस पे हॉरिजॉन्टल लगा दिया तो पीजी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, डब्ल्यू बी। अब देखना पीजी डब्ल्यू बी कहाँ पे है, आपको डी में मिलेगा, देखना ये देखो पीजी डब्ल्यू बी, और ऊपर जाके देखो पीजी डब्ल्यू बी। वो आप जैसा x को सपोज करोगे, मैंने यहाँ पे x को h सपोज किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाएगा, x इंटू वाई जो भी मिलेगा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे d मिल रहा है, जब आप R90 इंटू एच करोगे ना तो वो d नहीं मिलेगा, वो d डैश मिलेगा। ये आप चेक कर सकते हो खुद ही, ये कम्यूट नहीं करते, इसलिए एक्स वाई और वाई एक्स कम्यूट नहीं करते, ठीक है। रोटेशंस आपस में कम्यूट कर सकती, रिफ्लेक्शन नहीं करती। रोटेशन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक और बात आपके दिमाग में जो घूम रही होगी वो ये होगी, यहाँ तक क्लियर हो तो मैं एक और बात बताऊं कि एक्स वाई तो हमारी जो हमने माना है उसके हिसाब से y की पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी था ना, जब आपको किसी एलिमेंट में 4 पावर पे आइडेंटिटी दिख जाए तो आपको पता चल जाएगा D4 के अंदर, मतलब D4 जैसा दिख रहा हो वो ग्रुप सेट, तो y की पावर 4 आइडेंटिटी दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये रोटेशन है। अब रोटेशन में, इसको हम रोटेशन बोल रहे हैं तो मैं सीधे लिख देती हूँ y को रोटेशन, रोटेशन, और x है रिफ्लेक्शन। लेकिन x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई तो मैंने अभी बोला था रिफ्लेक्शन है। हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगी, क्यों होगी, क्योंकि x और y को जब साथ में ऑपरेट करा जाएगा, एक्स वाई या वाई एक्स जो भी है, एक्स वाई को जब साथ में ऑपरेट किया जाता है ना तो वो रिफ्लेक्शन बनता है। आप आपका दिमाग कैसे तेजी से दौड़ेगा, जब आप इसको रोटेशन को प्लस सपोज करोगे और रिफ्लेक्शन को माइनस की तरह देखोगे, तो जब आप प्लस और माइनस को साथ में ऑपरेट करते हो तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है ना। तो रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इंटू रिफ्लेक्शन क्या आएगा फिर, रोटेशन आएगी। यानी एक रिफ्लेक्शन को उठाऊं मैं एक्स वाई और दूसरी रिफ्लेक्शन के साथ ऑपरेट करा दूं, मान लो एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों ही रिफ्लेक्शन थी ना, इनका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए एक रोटेशन। मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने सिर्फ सपोज करने को कहा है कि इसको प्लस सपोज कर लो, इसको माइनस सपोज कर लो। यस मैम। हाँ मैम, इसको कर देखना पड़ेगा, मतलब कंपोजिशन टेबल बना कर देखना पड़ेगा, हाँ तो अच्छा कंपोजिशन तो बना क्लैरिटी के आएगा। देखना, मैं सिंपल ऑपरेशंस आपको बता रही हूँ एलिमेंट्स पे कैसे लगेंगे। ज्ञानेश और प्राची आपको समझ में आ रहा है, यस मैम। समस्या पेश तो नहीं आ रही किसी को। आप बाकी कंपोजिशन टेबल, ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन? नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं है ऑपरेशन, पर मल्टीप्लिकेशन की तरह हम इसको यूज करेंगे। ऑपरेशन देखो यही है ना, ऑपरेशन क्या है, घुमाना, डिब्बों को घुमाना, यही आपका ऑपरेशन है। एक्चुअल में स्क्वायर्स पर ऑपरेशन लगाना क्या है, जो हम काम कर रहे थे अभी तक, एच डी, डी डैश, R90, R270, ये सारे ऑपरेशंस क्या थे, उनकी पोजीशन चेंज करना ना एक तरीके से, चाहे रोटेट करना चाहे रिफ्लेक्ट करना, यही है आपके ऑपरेशंस। लेकिन इन पे जब थियोरटिकली काम करोगे तब HV, R90 ये सब तो लोगे नहीं, तो जो सिंपल ऑपरेशंस करोगे वो किस प्रकार करोगे मैं ये बता रही हूँ। एक्स रोटेशन है और वाई रिफ्लेक्शन है। जब ये साथ में ऑपरेट होंगे तो कैसे ऑपरेट होंगे वो तो मैं बताऊंगी। ये रोटेशन है और ये रिफ्लेक्शन है, जब ये साथ में ऑपरेट होंगे तो एक रिफ्लेक्शन निकल के आएगी, ना कि रोटेशन। और रोटेशन साथ में ऑपरेट होंगे तो क्या निकल के आएगा, अरे सॉरी इसको वाई बोलना था, इसको एक्स बोलना था। रोटेशन और रोटेशन साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन मिलेगा, सॉरी रोटेशन मिलेगा।
क्योंकि ये भी प्लस को डिनोट कर रहा है, ये भी प्लस को डिनोट कर रहा है, रिजल्टेंट भी प्लस आएगा। अब जितना इसको करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। जितना भी आप काम करोगे इनकी हेल्प से करके देखना। ये जो प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बताया है, कंपोजिशन टेबल जो आपको बनानी है, इसकी हेल्प से बनानी है। मैं अभी बता दूंगी कैसे क्या करना है। तो जो सब काम करना है आप स्क्वायर पीसेस की हेल्प से करके देखना, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे होगा, मैथमेटिकली कैसे ऑपरेशन होगा। ये भी एक रिफ्लेक्शन थी, रिफ्लेक्शन यानी माइनस था, और ये भी एक रिफ्लेक्शन थी यानी माइनस था। तो माइनस इंटू माइनस शुड बी प्लस। इनकी मल्टीप्लीकेशन या इनका जो ऑपरेशन हम ऑपरेट कर रहे हैं वो एक प्लस आना चाहिए, यानी एक रोटेशन निकल के आनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या आएगा। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। देखो ये एसोसिएटिव होगा। ये क्यों होगा एसोसिएटिव, ये आप ग्रुप थ्योरी में समझ ही लोगे। ग्रुप बनेगा ना, तो ग्रुप एसोसिएटिव होता है, ग्रुप के एलिमेंट्स। तो ब्रैकेट कहीं भी इंटरचेंज आपस में इधर उधर कर सकते हैं हम, तो वही ब्रैकेट मैंने इधर उधर कर दी है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे इसको, हाँ ये ठीक रहेगा। एक्स वाई और एक्स वाई वाई। अब एक्स वाई के बारे में हम क्या जानते हैं, इस एक्स वाई को हम वाई इनवर्स एक्स लिख दें, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। जितनी प्रॉपर्टीज हैं बस उनको यूज करो। तो ये एक्स वाई क्या बनेगा, एक्स वाई वाई इनवर्स एक्स वाई। ये वाई से वाई इनवर्स गया, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये एक्स ई एक्स वाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, विच इज एक्स स्क्वायर तो आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी इंटू वाई विच इज इक्वल टू वाई। अब वाई क्या था, रोटेशन था ना। तो देखो मल्टीप्लीकेशन दो रिफ्लेक्शंस की थी, रिजल्टेंट एक रोटेशन आया। समझ में आया मल्टीप्लीकेशन कैसे किया हमने। Yes, हाँ ma'am. मैम एक बात बताऊं। वो जो जहाँ पर ये लिखा है ना एक्स वाई इंटू वाई मतलब वाई इनवर्स एक्स वाई, नहीं पढ़ी पढ़ी नीचे मैम, नीचे। हाँ मैम, हाँ ये लास्ट लाइन देखो मैम इसका, वो एक्स वाई अच्छा इंटू ये, वाई अच्छा। इनवर्स। हाँ 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 हाँ। तो उसका जो पहले लाइन है उसमें वाई डॉट वाई जो है वो तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, हाँ ये क्योंकि भी हम एक्स वाई स्क्वायर है ना। नहीं, हाँ वाई डॉट वाई आइडेंटिटी क्यों हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी है, याद रखो ना। ये देखो, एक्स, अच्छा ये अच्छा देखो, सॉरी हाँ एक्स हाँ स्क्वायर हाँ आइडेंटिटी है। एक्स क्या हाँ। डिनोट कर रहा है आपको जैसे ही पता चले, ये दो ऑर्डर का एलिमेंट है डायहेड्रल में। दो ऑर्डर का एलिमेंट मतलब जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा वो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन को दो बार करते हो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन रोटेशन के साथ ऐसा नहीं होता। सॉरी मैंने उसको रोटेशन समझ लिया था, मतलब रिफ्लेक्शन समझ लिया था वाई को। रोटेशन है वो, रोटेशन यानी प्लस, रिफ्लेक्शन यानी माइनस। आज से यही सोचना दिमाग में, क्योंकि प्लस माइनस वाला तरीका आपको जल्दी याद रहेगा। हाँ मैम, समझ गया। तो आपको क्या करना है, मैंने टेबल दी गई है, टेबल नोट्स में है, टेबल को कंप्लीट आपको करना है। जैसे कि R270 इंटू डी पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या करोगे टेबल को कंप्लीट करने के लिए, पहले डी ऑपरेट करोगे, फिर उसके बाद उसी पे R270 ऑपरेट करोगे। क्लियर है। यस मैम। ये करके दिखा दो, ये वाला R270 इंटू डी। अगर दिक्कत है किसी को तो ये एक करके दिखा देती हूँ। कर दो मैम। तो इसका जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा ना, वो उन्हीं आठों में से कुछ ना कुछ आएगा। R270 इंटू डी करते हैं एक बार। पहले डी ऑपरेट करना है, डी पे आते हैं। डी ऑपरेट करने के बाद PGW भी मिलेगा, PGW भी। एक सेकेंड नीचे ही कर लेते हैं, PGW भी। अब इस पे R270 अप्लाई कर लो, क्योंकि डी तो आप ऑलरेडी कर चुके थे। इस पे R270 अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, P घूम घूम के कहाँ आएगा, P B की जगह आ जाएगा। ये W घूम घूम के G की जगह आ जाएगा। मैम पी जी की जगह आएगा। अच्छा, मैं 180 डिग्री रोटेट करने लग गई हूँ, ठीक है। ठीक है। P यहाँ पे आ जाएगा, G कहाँ जाएगा, G यहाँ, 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 G यहाँ आ जाएगा। W B,
ठीक है, ये बनेगा। कुछ गड़बड़ लग रही है। रुको मैम देखता हूँ। बी को कहाँ डाल दिया? बी को डब्ल्यू की जगह होगा। मतलब मैम क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो। एक सेकेंड एंटी तो क्लॉकवाइज ये टू यहाँ पे सेवेंटी गया, मतलब। यहाँ पे गया, यहाँ पे आया। जी तो यहाँ पे आया। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो कि एक बार क्लॉकवाइज ही घुमा दिया जाए। हाँ, ये बात भी हाँ सही है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो इतना क्लॉकवाइज अगर 90 इसमें। डिग्री, हाँ, क्योंकि ये आर 90 क्लॉकवाइज के बराबर हो गया ना। लेकिन हम वैसे क्लॉकवाइज लेते नहीं है, पर यहाँ पे हम चीटिंग करके कर सकते हैं ऐसा। तो वो पी चीटिंग यहाँ मेरे पे से सीखो, जी, जैसे चीटिंग करते हैं। डी डब्ल्यू, ये बनेगा। ठीक है, एक एक आगे सरका दो, 3 पीछे लाने की बजाय एक आगे सरका दो। ठीक है, तो पी यहाँ पे आ गया, जी आगे आ गया, और ये बी यहाँ पे आ गया, और ये डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। तो एक टाइम क्लॉकवाइज कर दिया। क्लियर है? अब ये क्या बनेगा ये देखते हैं, ऊपर जाके मिलाते हैं, हम मिलान करते हैं। वैसे मैं बताऊं, ये वी बन रहा है, वी। मैंने अभी देख लिया कि ये वी के बराबर बनेगा। देखो, डब्ल्यू पी बी जी, डब्ल्यू पी बी जी, वी बन रहा है। तो आया तो उन्हीं में से कोई एक, कोई दुनिया का अलग नहीं आ जाएगा, आना उन्हीं में से एक है। ठीक है। अब उसी टेबल में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि डी इंटू आर 270 निकालो, तो वो आपको निकालोगे तो आपको पता चलेगा वो कुछ और आएगा। ठीक है, वो वी नहीं आने वाला, क्योंकि ये कम्यूट नहीं करते। ओके, कम्यूट करने का मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हाँ मैम जनरली। तो टेबल समझ कंप्लीट गया। करने में कि किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो, कंप्लीट तो करके लानी है, सबको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। कल की क्लास से पहले मुझे सेंड करनी है। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो ग्रुप में शेयर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। दिक्कत आ रही है तो पूछो, कंप्लीट सबको करना है। मैम आज मतलब शाम की क्लास में क्या होगा? प्रीवियस छुट्टी ईयर होगा? कंप्लीट करेंगे। अच्छा आज पीवीआई शेयर करोगे? प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे सेवरल वेरिएबल्स के। तो आपको समझ में मतलब आ आप गया होगा डीवोर टी। मैम इसमें y को रोटेट लिया और x को रिफ्लेक्शन लिया है, मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, x को बिल्कुल, रोटेट ले लिया। एक्स और वाई तो कुछ नहीं है, एक्स वाई तो वेरिएबल है। एक्स को वाई का रोल दे दो, वाई को एक्स का रोल दे दो। जैसे आपके पास ये दो कैरेक्टर हैं, रोल इंटरचेंज कर दो। वेरिएबल है ना बेचारे, कहीं भी चले जाते हैं ये तो। अब y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखो, चाहे x इज अ फंक्शन ऑफ y, वो बुरा नहीं मानते। लेकिन इसको थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रचलित कर दिया गया है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, बस। नथिंग मोर। मैम मतलब जब टीचर ने ये पढ़ाते थे ना, तब मेरा दिमाग में कुछ अलग ही मतलब कुछ चलता था। तो मैंने ना क्लास 10 में मेरा जो मैथ टीचर था हम्म। उससे पूछ लिया कि सर वन को क्यों वन बोलूं, क्यों टू नहीं बोलूं वन को, और टू को क्यों टू बोलूं, क्यों वन नहीं बोलूं। ये मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लिकेशन की तरह क्यों दिखते हैं, पूछ लिया। हाँ। तो उन्होंने शानदार जवाब दिया था, तुम बोलते हैं मैथ में जब हायर स्टडीज करोगे तब कुछ तुमको मतलब डिफाइन नहीं कर दिया जाएगा, तब तुम तुम्हारी तरह डिफाइन कर सकते हो। पर अगर तुम क्लास 10 में वन को टू लिखोगे और टू को वन लिखोगे तो तुम तो समझ जाओगे जो तुम क्या करा है, पर हम नहीं समझे ना, क्योंकि दुनिया तुम्हारा नहीं जो समझेगी ना। नंबर सिस्टम है, हाँ जो बिल्कुल। नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो तो हमारी तरह नहीं है, तो इसलिए हम उसको करते हैं जब छोटा बच्चा जब से सीखते हैं बहुत उससे। बढ़िया जवाब दिया आपके सर ने। वो सर बहुत बढ़िया है, टीचर बढ़िया है। मतलब उसका मतलब जो मतलब विश थे वो मतलब रिसर्च करना था, तो अच्छा। हो नहीं पाया सर का कुछ। तो अच्छा। सर ने तो अभी भी ट्राई कर रहे हैं रिसर्च करने का। हम्म। स्कूल में उन्होंने पढ़ाते बहुत थे। बढ़िया बढ़िया गल मतलब स्टोरी सुनाते थे मैथ को रिलेटेड। हम्म। तो वो जो अलखरिज्मी का जो बुक है एलजेब्रा, मतलब एलजेब्रा किससे आया, उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री किससे आया, रूट टू का कैसे आया, वो हम्म। सब मतलब, और पाइथागोरस थ्योरम का जो शानदार एक प्रूफ है, मतलब जिस तरह बुक्स में है उस तरह नहीं, कुछ मतलब पाइथागोरस ने जिस तरह करा था जो एक हाँ हाँ, इमेज के पता है लेकर। मुझे। काफी हाँ फनी स्टोरी है। हाँ वो वाला स्टोरी हमको पाइथागोरस ये बताते हैं। सोचते सोचते मर गया कि जो मैंने थ्योरम दिए ये गलत है, क्योंकि उस वक्त रूट टू हाँ के बारे में उनको पता ही नहीं था। हाँ और मैम। किसी बच्चे ने कहा कि सर सर,
ये 1 और 1 में निकाल रहा हूँ ना, तो हाँ, ये जो नंबर आ रहा है ना, ये वो दिख क्या है? समझ में नहीं आ रही कौन सा नंबर आ रहा है। तो उसको लग गया कि मेरी थ्योरम तो गलत है, अरे। हाँ, क्योंकि उससे पहले वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरी थ्योरम सही है, लेकिन सही उसको है। मर जाने हाँ, के बाद जब रूट टू का इजाद हुआ तब पता चला अच्छा ये हाइपोटेन्यूज से रूट टू आता है। हाँ मैम। तो वो ये तो सोचते उस सोचते मर गया कि तो क्लास 10 और 9 तो हमारा बहुत मौजा में मतलब मौज में काटा, मतलब इस तरह का स्टोरी सुनने मिलती थी। तो हम्म। उस सर को खूब मतलब बहुत बढ़िया सर थे वो। 10 के बाद और स्कूल चेंज कर दिया था क्योंकि 12 नहीं था हमारा गांव की स्कूल में। तो बहुत याद आती है उस बारे को जब सोचता हूँ। और जो जब टीचर्स डे होता था ना मैम, तब स्टूडेंट टीचर्स बनते थे, तो मैं मैथ टीचर बनता था हर टाइम। अच्छा, मतलब बचपन से ही प्लान तो था। मतलब इसको ही प्रूव किया था, मतलब जब वो टीचर्स डे वाला दिन था, तो मैम सर को बोला था, मैं सर मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो क्लास में नहीं होता। मान लो 2-3 मैथ तो कोई भी कर सकते थे, कोई मतलब स्टूडेंट तो मेरी बात सुनेगा नहीं। वो स्पेशल दिन है क्योंकि एक क्लास के बाद छूट, मतलब वो जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मतलब पता नहीं, जो अनुष्ठान होता है ना उसके बाद टीचर्स डे के जो पालन करते थे टीचर्स डे को। हम्म। हाँ, वो वाला जब होता है तब तो कोई नहीं सुनेगा। तो इसको सर ने सिखाया था मेरे को कि किस तरह मतलब करना है। चलो, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सर थे आपके। इसलिए मैम मैथ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया उस वजह से। निर्मला को इतने अच्छे से टीचर मिलते हैं। मेरे को मिल जाता है। मिल जाते हैं ना। चलो, अब मुझे ये बताओ कि इसका जो जवाब होगा वो आपको निकाल के आना है। इस सेट में कैसी कैसी रोटेशन, कैसी कैसी रिफ्लेक्शन होंगी जी के अंदर। यहाँ रेक्टेंगल दिया रुको गया मैम, है आपको। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरी बात इसमें ये, 90 डिग्री रोटेशन तो नहीं होगा। इसमें 180 डिग्री 180, हाँ 180 होगा एक रोटेशन। कुछ ऐसा फिगर भी अगर दे दिया जाए आपको, तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, इसके बारे में भी आपको सोचना है पार्ट 2, कि इसकी सिमिट्री ना चेंज हो, मतलब दुकान वाले को पता ना चले कि आपने उनका डिब्बा चोरी किया था और वापस रख के आ गए। बस। मैम टू ये ऐसा वाला होना है क्या, चाहिए। रोम्बस या काइट? काइट। रोम्बस नहीं है ये। अच्छा काइट है। हाँ, ठीक है काइट। तो अच्छा काइट लिख दो मैम, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, काइट नहीं लिखा है मैंने, उड़ी पतंग। और यहाँ तक सब कुछ हो गया है, आप अपनी टेबल बना लेना, होमवर्क है, जिसको दिक्कत आए आज ही पूछ लेना। और हम आपसे कल मिलेंगे, कुछ थोड़ी बहुत और बातें कर लेंगे डीएन के बारे में। कोई भारी तो नहीं हुआ आज का लेक्चर? आज का लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग था मैम, वो लास्ट